नमस्कार, मैं मणि सर, साकेत आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत के उच्चांशों के संदर्भ में पर्वतों का उल्लेख किया। अरावली पर्वत, विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इन सब की चर्चा किया। और अब जो है चर्चा का विषय है कि प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ, कौन कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है, इसके संदर्भ में अधिक पूछा जाता है क्वेश्चन। प्रायः बच्चे कुछ मुख्य पहाड़ियों को जानते हैं, लेकिन जब कोई नई पहाड़ियों के बारे में पूछता है तो उनके संज्ञान में नहीं रहता है, तो एक आसान क्वेश्चन आप गलत कर देते हो। तो मेरा मानना है कि आप जो है जब प्रायद्वीप भारत के उच्चावच पढ़िए, उसमें सभी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, जो चोटियाँ हैं, उन पे दर्रे हैं, जो सब आप जानते हो। उसके अलावा भी कुछ और भी प्रश्न बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि गुजरात, गुजरात में, अब गुजरात में कौन कौन सी पहाड़ी है? तो गुजरात में जो पहाड़ियां हैं, तो देखिए यहाँ पर मांडवी की पहाड़ी है, मांडवी, गिर गिरनार, बरदा, कच्छ, ये महत्वपूर्ण गुजरात की पहाड़ियां हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ कच्छ की पहाड़ी है, यहाँ पर बरदा की पहाड़ी है, यहाँ पर आपका गिर की पहाड़ी, गिरनार की पहाड़ी, मांडवी पहाड़ी। अब इसी से पूछा जा सकता है कि कौन सी पहाड़ी जो है गुजरात राज्य में स्थित नहीं है। मांडवी, गिरनार, बरदा, कच्छ है, और दे दिया आपका निर्मल, तो निर्मल की पहाड़ी नहीं है, महाराष्ट्र। तो है और नहीं है, ऐसे प्रश्नों को उत्तर तभी आप जानेंगे जब उस राज्य के संदर्भ में सारी पहाड़ियों की जानकारी आपके पास होगी। तो ये मान लीजिए गुजरात राज्य का है। अब मान लीजिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में सतमाला की पहाड़ी है, सतमाला, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, बालाघाट, नहीं, सॉरी, सतमाला, हरिश्चंद्र, गवलीगढ़, गवलीगढ़, निर्मल की पहाड़ी, अजंता, ये सारी पहाड़ियां कहाँ की हैं? महाराष्ट्र की। अब कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र की नहीं है? हरिश्चंद्र, सतमाला, गौलीगढ़, निर्मल, अजंता, बरदा, तो बरदा की पहाड़ी नहीं। बरदा की पहाड़ी कहाँ है? गुजरात में है। अब यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ पर अजंता की पहाड़ी है, यहाँ सतमाला गौलीगढ़ की पहाड़ी है, सतमाला की पहाड़ी है, हरिश्चंद्र की पहाड़ी है ना। तो ये सारी पहाड़ियां महाराष्ट्र राज्य की हैं। तो इन पहाड़ी और राज्य, ये आपको क्या है, जानना है। अब इसके अलावा फिर आपको, जैसे मान लीजिए कि उड़ीसा, उड़ीसा, और उड़ीसा में कौन कौन सी पहाड़ी है? तो जैसे गढ़जात, गढ़जात की पहाड़ी है। जैसे आपका टीकरा पार, टीकरा पार, असिया, ये क्या है? ये उड़ीसा की पहाड़ियां हैं। जैसे आपका है हजारीबाग, हजारीबाग, इसके अलावा आपका रामगढ़, राजमहल, डालमा, ये सारी पहाड़ियां कहाँ की हैं? झारखंड की पहाड़ियों को जानना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका नल्ला मलाई,
नल्ला मलाई, नल्ला मलाई की पहाड़ी, पालकोंडा, वेलकोंडा, ये सब कहाँ है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। जैसे आ गया पंचमलाई, त्योराय, जवादी, जिंजी, ये सब पहाड़ियां कहाँ हैं? तमिलनाडु। ठीक है। तो ये सब पहाड़ियों के बारे में आपको जानना चाहिए कि कौन सी पहाड़ी हाँ, किस राज्य में स्थित है। अब जैसे आपका ये हो गया कि जैसे क्या कहते हैं, सोनपारा पहाड़ी, सोनपारा पहाड़ी, तो ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। ये पूछा जा सकता है, पूछा गया है। इन पहाड़ियों के बारे में आपको जानना बहुत ही क्या है, बहुत ही मस्त है। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, कौन सी पहाड़ी किस राज्य में है? अब जैसे आपको अगर पहाड़ी याद है तो 4 पहाड़ी 4 राज्य, जैसे ये सुमेलित करिए, सुमेलित कीजिए। अब सुमेलित करेंगे, दे दिया बरदा, दे दिया सोनपारा, दे दिया जिंजी, टीकरापार, टीकरापार, ये पहाड़ी है और ये है आपका राज्य। 1 2 3 और 4। अब दे दिया बरदा गुजरात, सोनपारा छत्तीसगढ़, जिंजी तमिलनाडु, तमिलनाडु, टिकरापाड़ उड़ीसा। उत्तर क्या हो गया? 4 3 2 1। उत्तर क्या है? बी। ये तब लगेगा आपका प्रश्न जब आप सभी राज्यों की पहाड़ियों के बारे में जानें। बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। आप कोई एड्रेस उठाइए, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एड्रेस लीजिए, फिजिकल इंडिया का मैप उठाइए, स्टेट वाइज भी दिया हुआ है, उसमें खोलिएगा तो आपको जितनी पहाड़ियां लिखी गई हैं वो सब पहाड़ियां मिली हैं। उन सब पहाड़ियों को कुछ करिए, देखिए, अपने कॉपी पर रख के 2 4 बार सोच लीजिए, 4 विकल्प आएगा, आपका लग जाएगा। अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और यदि आप खाली नीलगिरी और 2 4 पहाड़ियों सतमाला और विंध्यन और अरावली पढ़ के गए तो छोटे छोटे जो पहाड़ियां हैं, बरदा की पहाड़ी, निर्मल की पहाड़ी, सोनपारा की पहाड़ी, जिंजी की पहाड़ी, जो कम सुनने में आता है तो आपका क्वेश्चन क्या होगा? पढ़े तो जरूर प्रायद्वीपीय भारत के उच्चावच, लेकिन आपने गलत कर दिया। तो ऐसा ना हो। जितने प्रायद्वीपीय भारत के, जैसे मेघालय पठार की पहाड़ी है, गारो है, खासी है, जयंतिया है, ये तीनों पहाड़ी है। अब गारो पहाड़ी पर क्या है? गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नेक्रो। आईएएस में 2023 में पूछा गया है कि मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नेक्रो। अब इसी पर दोबारा प्रश्न पूछ सकता है, नेक्रो किस पहाड़ी पर स्थित है? गारो, खासी, जयंतिया, रेगमा। तो आपको ये मैप के द्वारा समझने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जैसे शिलांग किस पहाड़ी पर है? खासी है। मासिनराम किस पहाड़ी पर है? खासी पर है। तो ये सारी पहाड़ियों की स्थिति, उनके बारे में जानना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि पर्यटन स्थल और पहाड़ी, आप ऐसे भी प्रश्न आप क्या सकते हैं, पर्यटन स्थल और पहाड़ी। तो पर्यटन स्थल में आप देखेंगे क्या है, जैसे मान लीजिए कि पंचमढ़ी, उटी, अमरकंटक, कोडाई कनाल, माउंट आबू, ये सभी पर्यटन स्थल हैं और ये सब प्रायद्वीपीय भारत में स्थित है। अब कौन सा पर्यटन स्थल किस पहाड़ी पर स्थित है?
पंचमढ़ी कहाँ है? महादेव पहाड़ी। ऊटी कहाँ है? नीलगिरी। अमरकंटक कहाँ है? मैकाल। खुदाई कहाँ कहाँ है? पलनी। माउंट आबू कहाँ है? अरावली। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि चार पहाड़ी और चार पर्यटन स्थल, मैं चार पर्यटन स्थल और चार पहाड़ी कहेगा सुमेलित करिए, तो ये भी हमको जानना क्या है, आवश्यक है। तो कुल मिलाकर के यही रहा कि प्रायद्वीपीय भारत के उच्चावचों में मैंने पिछले वीडियो में और आज आपको बताया है प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत कौन कौन से हैं। तो अरावली के बारे में बता दिया, विंध्य के बारे में बता दिया, सतपुड़ा के बारे में बता दिया, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और पठार के आंतरिक भाग में किस किस राज्यों में कौन कौन सी पहाड़ी हैं। इन पहाड़ियों पर भी विशेष जानकारी आपको क्या है, होना चाहिए। अगर आप ऐसा अध्ययन करेंगे, हैं पहाड़ियां, दर्रे, पर्यटन स्थल कौन, उत्तर से दक्षिण क्रम, अब मान लीजिए पश्चिमी घाट से है सालढेर, कुलसाबाई, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख, पुष्पगिरी, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी, अन्नामलाई, ऐसे आप पढ़ेंगे, अन्नामुडी है, अगस्तमलाई। उत्तर से दक्षिण पर्वत चोटियों का क्रम पूछ सकता है। ऐसे भी पूछ सकता है कौन सी पर्वत चोटी पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में क्या अंतर है? पश्चिमी घाट ब्लॉक पर्वत है, पूर्वी घाट है रेजिडुअल अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। पश्चिमी घाट सतत श्रृंखला में है, तट के समीप है अरब सागर के, और पूर्वी घाट तट से दूर है। पश्चिमी घाट जो है ऊंचाई अधिक है, सतत श्रृंखला है। पूर्वी घाट ऊंचाई कम है, खंडित है, तट से दूर है। पश्चिमी घाट तट के समीप अरब सागरीय मानसून के समकोणिक अधिक ऊंचाई स्थिति होने के कारण वर्षा अधिक होती है। पूर्वी घाट पर खंडित ऊंचाई कम, तट से दूर, मानसून और रोक पाने में असमर्थ आता, वर्षा कम होती है। पश्चिमी घाट में वर्षा अधिक होने के कारण सदाबहार बन पाए जाते हैं। पूर्वी घाट में वर्षा कम होने के कारण पर्णपाती बन पाए जाते हैं। तो ये तुलनात्मक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, पूर्वी घाट के संदर्भ में कौन सा सही है? एक सही है, एक दो सही है, एक चार सही है, केवल एक सही है। तो अब ऐसे प्रश्न तभी आपके सही होंगे जब उस विषय का, उस टॉपिक का, उस पॉइंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, क्लियर होगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो फिर तुक्का लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो मेरा मानना है कि जब भी आप भूगोल पढ़िए तो समग्रता के साथ पढ़िए, जिससे आगामी कोई भी परीक्षा किसी भी प्रकार का देना हो, आईएएस से लेकर लेखपाल तक, आपका प्रश्न कहीं गलत होना नहीं चाहिए। अगर आपने कोई सिलेक्टिव चीज पढ़ा, ट्रिकी जीएस के रूप में अध्ययन करने की कोशिश की, तो ये आपके लिए आत्मघाती कदम होगा। ठीक है। तो अब पर्वत और पहाड़ियों का चर्चा हमने आप तो कर दिया। अब चर्चा जो होगी वो प्रायद्वीपीय भारत के पठार। अब कितने पठार आपके लिए महत्वपूर्ण है? जैसे मालवा का पठार, मालवा पठार, बुंदेल खंड पठार, बघेल खंड पठार, कोटा नागपुर पठार, कर्नाटक पठार, तेलंगाना पठार, तेलंगाना का पठार, मेघालय पठार, दक्कन पठार। इतने पठार आपको चर्चा करनी है। इस पठार से बहुत सारे प्रश्न आपके प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको जानना चाहिए। ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम एक पठार की चर्चा आज हम करते हैं, मालवा पठार। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मालवा पठार मालवा पठार। ठीक है। तो अब यहां पर
मालवा पठार की चर्चा करते हैं तो क्या क्या विषय है। पहला, स्थिति। स्थिति जो है अरावली और विंध्यान पर्वत के मध्य, मतलब ये आपकी अरावली है, ये आपके विंध्यान, ये आपका मालवा पठार है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर। ठीक है, निर्माण इसका जो है लावा पठार है, अर्थात लावा के जमने से हुआ है। यह विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? उर्मिल मैदान, उर्मिल मैदान अर्थात रोलिंग प्लेन, रोलिंग प्लेन के रूप में है। मृदा अपरदन अधिक। प्रमुख नदियां, प्रमुख नदियां चंबल, पार्वती, काली सिंध, बनास प्रमुख है। मालवा पठार के प्रमुख नगर, प्रमुख नगर भोपाल। मालवा पठार की कृषि कपास, चना, ठीक है, मूंगफली, मूंगफली। तो अब ये आप जानिए कि मालवा पठार से जब आप अध्ययन करिए तो इसमें इतने टाइप के प्रश्न बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? पूछा गया है कि मालवा पठार किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है। ठीक है, भांडेर, अरावली, विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, विंध्य, ऐसे करके विकल्प देगा। आपका उत्तर होगा अरावली और विंध्य के बीच। किन दो राज्यों की सीमा पर है? तो गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, तो मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर है। यह पठार लावा से निर्मित है, ये दक्कन पठार का भाग है। ठीक है, ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो लावा का जमा हुआ उसी से इस पठार का निर्माण हुआ। इसे हम उर्मिल मैदान के रूप में जानते हैं, मतलब एक ढालनुमा भूमि है ना, ढालनुमा, इस तरह से ढालनुमा भूमि है तो उर्मिल मैदान है। इसलिए यहाँ पर मृदा अपरदन अधिक होता है। भारत में सबसे अधिक मृदा अपरदन शिवालिक होता है, शिवालिक रेंज में वर्टिकल। दूसरा जो है आपका बुंदेलखंड के पठार पर मृदा अपरदन होता है, और मालवा पठार तीसरा सबसे अधिक मृदा अपरदन प्रभावित वाला क्षेत्र है। इसे हम रोलिंग प्लेन भी कहते हैं। इस पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? चंबल है। इसके अलावा कौन है? पार्वती है, काली सिंध है, बनास है। अब आपसे आ गया कि मालवा पठार की प्रमुख नदी कौन सी नहीं है, है? कौन सी नदी मालवा पठार से होकर नहीं बहती है? बनास बहती है, चंबल बहती है, पार्वती बहती है, काली सिंध बहती है, टोंस नहीं बहती है, केन नहीं बहती है। ठीक है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि कौन बहती है, कौन नहीं बहती। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लेगा कि मालवा पठार का कौन सा नगर मालवा पठार का प्रतिनिधित्व करता है? इंदौर, भोपाल, विदिशा, ऐसे दे देगा। तो प्रमुख नगर है वो कौन सा है? भोपाल, है ना। तो मालवा पठार से इन सारे प्रश्न के जानकारी हमें होनी चाहिए कि किन पर्वतों के मध्य से किससे निर्मित हुआ है, इसे किस उपनाम से आता है, कौन सी कृषि होती है मालवा पठार में, है किस सीमा पर स्थित है, ये सारी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अब इसी के बाद आपका जो है आता है क्या? बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार काफी चर्चा का विषय है ये बुंदेलखंड पठार, है ना। अब ये आपकी जो है गंगा नदी है, ये यमुना है, और ये इसकी जो सीमा बनाती है बुंदेलखंड का। ठीक है,
बुंदेलखंड पठार, तो पहली बात जान लीजिए, ग्रेनाइट नीस शिष्ट चट्टानों से क्या है, निर्मित है। ग्रेनाइट नीस शिष्ट चट्टानों से बुंदेलखंड का पठार क्या है, निर्मित है। अर्ध शुष्क जलवायु है। ठीक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है। प्रमुख नदियां चंबल, बेतवा, केन है। यहां पर उत्खात भूमि पाई जाती है या बेड लैंड टोपोग्राफी। इस पठार पर मृदा अपरदन लंबवत रूप में इसे हम अवनलिका या गली अपरदन भी कहते हैं। ठीक है। मालवा जो बुंदेलखंड का पठार है, ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर है। काफी विषम उच्चाउच वाला क्षेत्र है। बीहड़ भूमि पाई जाती है। बीहड़ भूमि होने के कारण यहाँ पर आपराधिक गतिविधियां लंबे समय से चलता रहा है, क्योंकि राजद्रोही तत्वों को छिपने का अवसर मिलता है। मृदा अपरदन यहाँ पर जो होता है लंबवत होता है, जिसको हम अवनलिका अपरदन कहते हैं या लंबवत अपरदन कहते हैं, गली अपरदन कहते हैं। अब पूछ लिया गली अपरदन किस पठार पर होता है। अवनलिका अपरदन तो आप जानते हैं बुंदेलखंड पठार पर, है ना, कि वहाँ क्षैतिज अपरदन ना होकर के गहरी गहरी घाटियों का विकास होता है। जहाँ तक कोमल शैल होती है, वर्षा का जल उसे अपरदित कर देता है और गहरी घाटियों का विकास करता है। ये लंबवत अपरदन, इसी को गलीय अपरदन कहते हैं। अब हमको नहीं पता है कि अवनलिका अपरदन को ही गलीय अपरदन कहते हैं, नहीं पता, इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को गलीय अपरदन कहते हैं, इसी को अवनलिका अपरदन भी कहते हैं, और इसी को लंबवत अपरदन। और इसी कारण उबड़ खाबड़ भूमि बन गया, जिसको हम बेडलैंड टोपोग्राफी, उत्खात भूमि किस पठार की विशेषता है। तो किस पठार की विशेषता है, बुंदेलखंड पठार की विशेषता है। इसके बाद बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदी है, चंबल है, केन है और बेतवा है। इसी बेतवा नदी पर दो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल भी हैं, सांची और बिदसा। अब जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड पठार की प्रमुख ऐतिहासिक नगर है, सांची बिदसा दोनों है। ठीक है। अब सांची बिदसा किस नदी पर है, तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है, ये भी हमको जानना चाहिए। अब बुंदेलखंड पठार जो हमारा है, अर्धशुष्क जलवायु झाड़ीनुमा वनस्पतियां पाई जाती हैं, यहाँ विस्तृत चारागाह पाए जाते हैं। इसलिए इस पठार के जो प्रमुख कार्य है वो पशुपालन है। क्या है, भेड़ बकरियां गाय भैंस है। यहाँ के स्थानीय लोगों की जीविका का मुख्य साधन जो है पशुपालन ही है, क्योंकि पानी की काफी कमी रहती है, सिंचाई क्षमता का विस्तार अधिक नहीं हो पाया है, तो पारंपरिक कृषि हम नहीं कर पाते हैं, गेहूं खाद्यान्न चावल का है, लेकिन पशुपालन कार्य प्रमुख रूप से होता है। अब आ गया कि किस पठार का कौन सा मालवा बुंदेलखंड पठार का प्रमुख कार्य है, बागाती कृषि या वाणिज्यिक कृषि, पशुपालन कार्य, खाद्यान्न कृषि। तो पशुपालन कार्य है। ठीक है। तो बुंदेलखंड पठार की कौन सी चट्टानें पाई जाती है, कौन सी जलवायु पाई जाती है, कौन सी कृषि की जाती है, उत्खात भूमि कैसी होती है, कौन सी नदियां हैं, इस पठार के प्रमुख नगर कौन से हैं, किस सीमा पर स्थित है, ये समग्र जानकारी हमें बुंदेलखंड के पठार का होना चाहिए। ठीक है। खनिज संपदा के दृष्टिकोण से यह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉमन चीज है कि जहां कहीं पठार होगा, जहां की चट्टानें जितनी ही प्राचीन होंगी, उस क्षेत्र में धात्विक संपन्नता अधिक होने की संभावना है। अब चूंकि यहाँ पर आर्कियन धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है, बिंदल चट्टानें पाई जाती है, तो यहाँ खनिज संपदा जो है काफी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। ये हमारा क्या रहा, बुंदेलखंड का पठार। इसी बुंदेलखंड पठार के थोड़ा दक्षिण पूर्व में जाएंगे तो बघेलखंड है।
बघेलखंड है। अब इस बघेलखंड की प्रमुख नदी कौन है? सोन है। यहाँ भी वही चीजें हैं, जो विशेषता हमारे बुंदेलखंड पठार की है, लगभग लगभग वही विशेषता इसी पठार की भी है। अब इसके बाद आता है आपका जो है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार ये काफी महत्वपूर्ण पठार है, भारत का सबसे चर्चित पठार है। इसे रांची का पठार भी कहा जाता है। और इसकी विशेषता ये क्या है? झारखंड और पश्चिमी बंगाल, थोड़ी सी इसकी सीमा जो है उड़ीसा से भी लगती है। प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। इसको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे इसे हम जीर्ण पठार कहते हैं, उथित पठार कहते हैं, उथित पठार, या हम इसे होस्ट कहते हैं, होस्ट होस्ट कहते हैं, उथित पठार कहते हैं, जीर्ण पठार भी कहा जाता है। इसे हम पुनर्यवनित पठार कहते हैं। इसे हम संप्राय भूमि का पठार कहा जाता है। इतने इसकी विशेषता है, ये सब पूछे जाते हैं। किस पठार को उचित पठार का उदाहरण है? छोटा नागपुर, मालवा, बुंदेलखंड, कर्नाटक, छोटा नागपुर। पुनर्यवनित पठार का उदाहरण है कौन सा? 4 पठार दिया, उसमें छोटा नागपुर है। इसे हम उचित पठार कहते हैं, छोटा नागपुर। इसे संप्राय भूमि का पठार कहते हैं, क्या है? छोटा नागपुर। सबके अपने अपने महत्व है। क्यों महत्व है? यह भारत का प्राचीनतम पठार है। इस पठार का कई बार अबडक्शन हुआ, कई बार बहिर्जात प्रक्रिया के कारण इसका ऊपरी भाग अपरदित हुआ, है ना? तो कई बार अप हुआ, कई बार डाउन हुआ, इसलिए इसे हम पुनर्यवनित पठार कहते हैं। एक बार प्राचीनता को प्राप्त कर लिया, फिर उभार हुआ, फिर नवीनता को प्राप्त किया, तो पुनर्यवनित पठार के रूप में। उचित मतलब होता है कि जब कोई बीच का भाग ऊपर उठ जाए और किनारे के भाग स्थिर रहे, उसे हम पुनर्यवनित, इसे हम होस्ट कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं उचित पठार। तो ये उचित पठार का जीर्ण ये है कि अपनी मूल अवस्था को खो चुका, अरबों वर्ष पुराना है। जीर्ण पठार भी, उचित पठार, पुनः संप्राय भूमि, अर्थात इस सारी विशेषताओं को अपने अंदर क्या है? समेटे हुए है। कौन सा पठार? छोटा नागपुर पठार। अब इसे हम भारत का रत्न गर्भा, रत्न गर्भा का मतलब हमारा ये हो गया कि भारत में जितने भी धात्विक अधात्विक खनिज हैं, उनमें सबसे अधिक जो संपन्नता है वो छोटा नागपुर के भूगर्भ में है। चाहे लोहा हो, बॉक्साइड हो, अभ्रक हो, तांबा हो, टीन हो, सीसा हो, कोयला हो, जितने भी धात्विक अधात्विक मिनरल्स हैं उसमें सबसे अधिक यही पाए जाते हैं। इसलिए इसे भारत का रत्न गर्भा कहते हैं। इसे भारत का रूर कहा जाता है। क्या कहते हैं? भारत का रूर। रूर जो है जर्मनी का एक क्षेत्र है, उसे वेस्टफेलिया भी कहा जाता है, और वहां पर कोयले का विशाल भंडार पाया जाता है। तो जिस देश में, जिस स्थान पर कोयले का विशाल भंडार होता है, वो उस क्षेत्र, उस देश का रूर कहलाता है। तो चूंकि हमारे यहाँ सर्वाधिक कोयला भंडार जो उड़ीसा झारखंड के सीमा पर है, झारखंड में है, इसलिए छोटा नागपुर पठार जो है भारत का रूर कहता है। यह भारत का रूर कहलाता है, भारत का रत्न गर्भा कहलाता है। इस पठार की प्रमुख नदियां, तो इस पठार की प्रमुख नदियां जो आपकी है, दामोदर, अजय, कोनार, शंख, स्वर्ण रेखा, ये सब नदियां पठार की प्रमुख है। ठीक है, भारत में औद्योगिक विकास की प्रक्रिया भी इसी पठार से शुरुआत हुई, जब दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। और इसी पठार पर जो है भारत का सर्वाधिक लाख उत्पादन होता है। लाख एक कीड़ा होता है जो पलाश, तेंदुए जैसे पत्तों पर पलते हैं, उन्हीं से एक रस निकलता है, उसी से लाख का उत्पादन होता है। भारत में विश्व का 80% लाख
भारत में पैदा होता है, उत्पादन होता है। और भारत के कुल लाख उत्पादन का 80% छोटा नागपुर पठार पर होता है। रांची जो है भारत का लाख अनुसंधान केंद्र भी रांची में स्थित है। छोटा नागपुर पठार आर्थिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, जहां इसका भूगर्भ धात्विक अधात्विक खनिजों के अपार समृद्धि से है। वहीं दूसरी ओर इसके धरातल पर जो है साल, सागौन, शीशम जैसे बहुमूल्य इमारती लकड़ियां पाई जाती हैं। लाख का उत्पादन होता है। यह पठार औद्योगिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका आर्थिक महत्व अन्य पठारों की तुलना में काफी अधिक है। इसे भारत का रत्न गर्भा कहा जाता है, इसे भारत का जो है रूर कहा जाता है। इस पठार की जो नदी सबसे प्रमुख नदी है वो दामोदर है। इसके अलावा स्वर्णरेखा है ना, अजय है, कोनार है, बाराकर है। इन्हीं नदियों पर कई सारे जो है बांध बनाए गए हैं, जिससे जल विद्युत, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो ये हमारा रहा छोटा नागपुर पठार। अब इसके बाद नेक्स्ट जो चर्चा होगी वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। आज का यहीं तक है। बस कहने का आशय है कि जब आप किसी टॉपिक पर पढ़िए, अब छोटा नागपुर का पठार आपने पढ़ा, किसी एग्जाम में पूछा गया भारत का रूर कहलाता है, तो आपने क्या किया, एक लाइन पढ़ लिया छोटा नागपुर पठार। अब उसके अलावा उससे और भी कितने प्रश्न बन सकते हैं ये पढ़ने का प्रयास नहीं किया, या आपने ये पढ़ लिया कि भारत में सबसे अधिक कोयला छोटा नागपुर पठार। लेकिन जब हम छोटा नागपुर पठार पढ़ें, इसकी पूरी समग्रता के साथ अध्ययन करें कि इसका लोकेशन क्या है, ये किन झारखंड, पश्चिम बंगाल की सीमा पर, इसका कुछ दक्षिणी भाग उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, तो कुछ पार्ट उड़ीसा से भी है। यह अति प्राचीन अग्नि चट्टानों से निर्मित है। कांस्टेंट वाक्य क्या है कि जो चट्टान जितना ही प्राचीन होगा, खनिजों के दृष्टिकोण से उतना ही संपन्न होगा। यह भारत का जो है रत्नगर्भा कहलाता है, यह भारत का रूर कहलाता है। ये जो पठार है एक वृद्ध पठार है, मतलब ये अपनी मूल अवस्था को खोजकर काफी पुराना है। जैसे अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है, ऐसे छोटा नागपुर पठार सबसे प्राचीन पठार के रूप में। यह जीर्ण पठार है, यह उथित पठार है, यह पुनर्यवनित पठार है, यह जो है होस्ट है, यह समप्राय भूमि का पठार भी कहलाता है। तो ये मतलब अगर इस सारी विशेषता छोटा नागपुर पठार अपने में समेटे हुए है। इसके धरातल पर कई औद्योगिक केंद्र स्थित हैं जो स्थानीय खनिज संपदाओं पर आधारित हैं, चाहे इस्पात उद्योग हो, चाहे तांबा उद्योग हो, चाहे एल्युमिनियम उद्योग हो। सारे उद्योग यहाँ पर आसपास स्थित है, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से जल विद्युत मिल जाता है, सस्ता जल विद्युत है। आदिवासी समाज है, अनडेवलप है, सस्ते श्रमिक भी मिल जाते हैं। तो यह पठार आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, काफी समृद्ध है ना। तो हमें जब पढ़े इस पठार पर साल, सागौन के वृक्ष सबसे अधिक पाए थे। इस पठार पर लाख का उत्पादन, 4 पठार 4 ठोक कृषि पूछ लेगा और कहेगा क्या करो, सुमृद्ध करो। अब जैसे मान लीजिए दक्कन पठार तो गन्ना और कपास के लिए, मालवा का पठार चना के लिए है, बुंदेलखंड का पठार पशुपालन के लिए है, छोटा नागपुर पठार लाख उत्पादन के लिए है, कर्नाटक का पठार आपका कहवा के लिए है, मेघालय का पठार चाय के लिए है। तो 4 पठार 4 कृषि भी पूछ सकता है और कहेगा सुमृद्ध करो है। तो आपको ऐसे भी जानने की क्या होती है, आवश्यकता। और जब इस तरह से आप अध्ययन करोगे तो मुझे लगता है कि आपके क्वेश्चन अधिक से अधिक सही किए जाएंगे। जय हिंद। पता नहीं चलता। हाँ, लगभग 35 मिनट पढ़ा दिए, पता नहीं। हाँ, इसके पेशेंट सच कहा जाए, लेकिन डायबिटीज में बीच बीच